प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक महिला की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं इस जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने वाला हूँ। जन्म के डिटेल्स जो है वो आप ऊपर देख पा रहे हैं। 9 जनवरी 1979 जन्म है सुबह के 11:59 का और जन्म स्थान है मोहिंदरगढ़ हरियाणा का। अगर आप भी जन्म कुंडली अपने निःशुल्क अध्ययन करवाना चाहते हैं तो बस करना इतना ही है कि थोड़ा धैर्य रखना है। प्रत्येक वीडियो को आपको देखना है, उसमें अपना कमेंट जिसमें अपनी जन्म की डिटेल्स और साथ में अपना प्रश्न आपको लिख देना है। आगे प्रत्येक रविवार को आप में से ही किन्हीं का चयन करके उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाता है, तो उसका अध्ययन भी किया जाएगा और आपको सभी जानकारी भी दी जाएंगी। तो आज जिनका चयन हुआ है उनकी जन्म कुंडली आपके समक्ष बनी हुई है। आइए आज इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनका जो लग्न है ये मीन लग्न बना हुआ है और मीन लग्न और राशि जो बनती है इनकी वो है वृषभ राशि। मीन लग्न वृषभ राशि दोनों की दोनों आते हैं सौम्य ग्रह के प्रभाव में, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक तरफ इस जानते हैं वृषभ राशि में स्थिरता का स्वभाव होता है, लेकिन अगर आप मीन राशि के प्रभाव को देखेंगे, मीन लग्न के प्रभाव को देखेंगे तो ये बहुत अधिक कल्पना करना, बहुत अधिक बातें सोचना, कुछ न कुछ मन में सोचते रहना, विचार करते रहना, ये प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इससे क्या होगा कि व्यक्ति के मन में यानी इस महिला के मन में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन, चिंता अधिक बनी रहेंगी और कहीं ना कहीं एक ये बोल सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसको लेकर कन्फ्यूजन भी मन में बनी रहेंगी। यहाँ पर फिर ये भी आप देख पा रहे हैं कि जो चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, ये चंद्रमा बैठा हुआ है 9 डिग्री और 57 कला पर। तो आप जानते हैं कि 9 डिग्री 57 कला पर ये जो चंद्रमा बैठा हुआ है ये कृतिका नक्षत्र के चौथे चरण में आएगा और कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है। अब चंद्रमा का सूर्य के नक्षत्र में, वो भी ऐसा नक्षत्र जो एक योद्धा को दर्शाता है, उसमें बैठना कहीं ना कहीं ये थोड़े से चिड़चिड़े स्वभाव को, थोड़े गुस्सैल स्वभाव को, जल्दीबाजी में कार्य करने के स्वभाव को बढ़ा देगा। प्रायः ये देखने को मिला कि जब भी जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ हो तो ऐसे में स्वभाव अन्य का सुनने का नहीं होता है, अन्य को अपने अनुसार चलाने का होता है और फिर प्रायः इसी के कारण देखने को मिलता है कि अन्य से तालमेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता, जो एक सामान्य सी बात है, क्योंकि अगर आप अन्य को अपने अनुसार चलाना चाहेंगे तो ये बात ज़्यादा संभव है कि आप के जो संबंध है वो अन्य से अच्छे नहीं रहेंगे। और ज़्यादा कहने की बात नहीं है कि ये चंद्रमा तो आपको कृतिका नक्षत्र में दिख रहा है, किंतु आप अगर देखेंगे तो दशम भाव में 3 ग्रह बैठे हैं। तीनों को मैं पापक ग्रह की श्रेणी में लूंगा क्योंकि आप जानते हैं, या क्रूर ग्रह की श्रेणी में ले लो, बात एक ही है, प्रभाव लगभग सेम ही होता है। मंगल को देखेंगे तो मंगल अग्नि तत्व राशि में कुंडली के सबसे प्रमुख ग्रह बनकर दशम भाव में बैठे हुए हैं, इसको आप अच्छा जरूर देखेंगे। लेकिन यहीं पर आप देख पाएंगे सूर्य भी है और यहीं पर बुध भी है। अब तीनों की तीनों ग्रह ये जो बैठे हैं दशम भाव में, इनका सीधा प्रभाव पड़ेगा यहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, लग्न पर, क्योंकि आप जानते हैं कि दशम में जो भी ग्रह बैठता है उसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन से जुड़ जाता है, क्योंकि वो हमारे कर्मों को नियंत्रित करने लग जाता है। अब आप देखिए कि मंगल सूर्य जैसे ग्रह दशम भाव में बैठकर उच्च पद, उच्च सफलता ये तो दिला सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मंगल, सूर्य और बुध ये स्वभाव में अत्यधिक गुस्से को बढ़ा देंगे, जल्दीबाजी के स्वभाव को बढ़ा देंगे और स्वभाव वही कि अपने अनुसार सभी को लेकर के चलना। हाँ, स्वभाव रहेगा गुरु के प्रभाव से कि सभी को लेकर के चलना, लेकिन अपने अनुसार, और प्रायः उसी के कारण घर परिवार में मतभेद, मनमुटाव की जो स्थिति है वो अधिक बनती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इन सब ग्रहों में बुध जो सप्तमेश है, सुख भाव के स्वामी है, वो भी जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, आप ये देख पाएंगे कि सुख भाव का स्वामी 2 क्रूर ग्रह के साथ बैठा हुआ है। परिणाम स्वरूप ये मन में कभी भी संतोष नहीं आने देगा, सुख होने के बाद भी व्यक्ति को सुख की अनुभूति नहीं होने देगा। आप भी ये देख पाएंगे अगर आपकी कुंडली में सुख भाव का स्वामी किसी भी प्रकार से पापक ग्रह या क्रूर ग्रह के प्रभाव में है, यहाँ राहु की दृष्टि भी है, तो क्रूर ग्रह या पापक ग्रहों के प्रभाव में है, शुभ प्रभाव में नहीं है,
तो आप ये समझ कर के चले कि ऐसे व्यक्ति को सुख नहीं मिल पाएगा या सुख होने के बाद भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये जितने भी ग्रह है ये सुखों की प्राप्ति तो करवा देंगे किंतु वास्तविकता में सुखों का जो भोग है वो नहीं करने देंगे। और इसी कारण से मन में एक उदासीनता और एक चिंता बड़ी चढ़ी रहेंगी। सप्तम का स्वामी भी है, तो सप्तम का स्वामी होकर दो पापक ग्रहों के साथ होना, जिससे विवाह हो, उसके स्वभाव में भी निरंतर परिवर्तन को और कुछ गुस्से के स्वभाव को बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो कमजोर अवस्था है दशम भाव की, ये पारिवारिक जीवन के लिए है। क्योंकि देखिए, आपको बस इतना ही देखना है कि कोई भी ग्रहों की युति किस जगह पर किस दृष्टिकोण से हमें खराब असर देंगी। अब इसी युति को अगर मैं कहूँ, ये तीनों जो ग्रह बैठे हैं, ये संभव है कि व्यक्ति को उच्च सफलता, उच्च पद दिलाने का कार्य करे और मान सम्मान अच्छा प्राप्त करवाए। किंतु ये भी आप जानते हैं कि यही सब युति चतुर्थ भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव पर पापक ग्रहों का प्रभाव आएगा, चतुर्थ पहले ही पापक ग्रहों के प्रभाव में है, तो ये अवस्था कहीं न कहीं सुखों में कमी ही लाती नजर आएंगी। और भले सुख सुविधा की एक से अधिक वस्तुएं निर्मित हो भी जाए, किंतु जब तक व्यक्ति स्वयं उसका भोग नहीं कर पाए तो वो सुख किसी काम का नहीं है। और आप एक और बात यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो बुध है, ये यहाँ पर केंद्राधिपति दोष से ग्रसित भी है। आप देख पा रहे हैं कि दो केंद्र का स्वामी है और अपनी राशि को छोड़कर अन्य राशि में ये बैठा है, जिसके कारण इसे केंद्राधिपति दोष लगेगा और बुध का नकारात्मक प्रभाव मिलेगा। और बुध का प्रभाव वाणी में कड़वाहट या कुछ भी बोल देना कहीं भी कभार, उस तरह की बातों को निर्मित करेगा। ये एक और तरीके से आता है ये प्रभाव। कैसे? आप देखिए, दूसरे भाव के स्वामी मंगल है जो कुंडली के दशम में है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो छठे भाव के स्वामी जो सूर्य है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सिर्फ बैठे नहीं हैं, उस स्थिति को देखिए कि ये दोनों पास के अंशों पर है और दोनों का जो अंश है लगभग पास में होने के कारण सूर्य ने मंगल को अस्त कर दिया है। और जब भी मैंने आपको बताया है कि दूसरे भाव का स्वामी अस्त है, यानी दूसरा भाव जो वाणी को दर्शाता है, उसके कारण व्यक्ति कोई ऐसे कार्य कर देगा जिसका परिणाम नकारात्मक निकले। यहाँ पर छठे भाव का स्वामी झगड़े विवाद को दर्शाता है, यानी ऐसी महिला को बोलूँ मैं कि इस तरह की वाणी कई बार ये दे देगा या इस तरह की बातें बोलना नहीं चाहेंगे लेकिन एकाएक निकल जाएंगी, जिसके कारण जो पारिवारिक संबंध है उनमें खराबी देखने को मिले और इसका असर वैवाहिक, पारिवारिक सभी जीवन पर पड़ता नजर आएगा। क्योंकि छठे यहाँ पर सप्तम के स्वामी भी है और चतुर्थ के स्वामी भी है, जो परिवार को बता रहा है, पारिवारिक स्थिति को दर्शा रहा है। कुटुंब भाव का स्वामी भी यहीं पर अस्त है और भाग्य का स्वामी भी अस्त है। यानी ऐसे में क्या होता है कि तो जब प्रमुख ग्रह सूर्य से अस्त हो जाता है ना, और सूर्य भी कौन, जो छठे भाव का स्वामी है, तो उससे जब अस्त हो जाता है तो ये आपके अंदर क्षमता तो देता है आगे बढ़ने की, आपको सब प्राप्त करने की, लेकिन व्यक्ति अपनी ही गलतियों से कोई इस तरह का कार्य कर देता है जिससे जो आगे बढ़ने के अवसर है उसमें कमी आ जाती है। तो ये कमजोरी इस कुंडली की अवश्य है। ये ग्रह अवस्था में कहूँगा कि पारिवारिक सुखों के लिए कमी दर्शा रही है, लेकिन अगर आप इसे भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अच्छा परिणाम है। यहाँ पर ये गुरु भी मैं कमजोर मानूंगा। क्यों? इसके दो कारण हैं। आप ये जानते हैं, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब भी मीन लग्न में गुरु पंचम भाव में उच्च राशि में बैठा हो तो उसके सकारात्मक प्रभाव नहीं प्राप्त होते। यहाँ वक्री हो जाने से कुछ सकारात्मकता में वृद्धि तो हो जाएंगी, किंतु और ये भी है कि ये चंद्रमा के उच्च हो जाने से भी उसका प्रभाव शुभ हो जाएगा, लेकिन बात बस इतनी है कि गुरु यहाँ पर अकेला बैठा है, जिस पर शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है। केवल और केवल मंगल जो एक क्रूर ग्रह के रूप में आता है उसकी दृष्टि पड़ रही है। इसका परिणाम क्या निकलेगा? इसका परिणाम जो गुरु के प्रभाव है उसमें कमी भी लाएगा और गुरु को थोड़ा वीक भी करेगा। लेकिन हाँ, वक्री हो जाने से जो कमजोरी है उसको गुरु रिकवर कर लेगा। बस यही होता है कि जब गुरु वक्री होता है कुंडली में तो पारिवारिक सुखों को वो और कमजोर कर देता है। अगर पीड़ित हो रहा हो तो, विशेषकर किसी पापक ग्रहों के प्रभाव में हो तो ज़्यादा स्थिति गुरु कमजोर कर देता है। पहले तो कई बार ये भी देखने को मिला कि विवाह में देरी आदि भी करवाता है। विवाह जल्दी हो भी जाए तो वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये गुरु को मैं अच्छा तो कहूँगा, इस भाव में कारक होकर उच्च राशि में होने से अच्छा तो बोल सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं उच्च राशि में होकर कमजोरी को बढ़ा देता है। क्योंकि अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये गुरु मंगल की दृष्टि में है, शुभ प्रभाव में नहीं होने से
पारिवारिक और वैवाहिक सुख में कमी लाएगा, संतान का सुख दे करके भी कई बारी उनसे मन मुटाव प्रदान करने का कार्य करता है। अब चंद्रमा स्वामी है, चंद्रमा उच्च राशि में है, तो वैसे तो यहाँ पर ये मंगल दशम में हो और शनि राहु छठे में हो तो ये पुत्र संतान के योग बना देता है, लेकिन जैसा मैं आपको बताते आया हूँ कि संतान का विचार ये पुरुष की कुंडली से करना चाहिए, महिला की कुंडली से इतना प्रभाव कई बार मिलता नहीं देखा गया। और ये गुरु भी विशेषकर जो जल तत्व राशि में बैठा है, पंचम में होने पर भी कई बार जैसे कन्या संतति के योग बढ़ा देता है। किंतु मैं यही कहूँगा कि यहाँ मेन बात यह है कि संतान से जो सुख है उसमें मन मुटाव की स्थिति, या फिर देखिए संतान भाव का स्वामी बैठा है कुंडली के तीसरे भाव में, और तीसरा भाव आप जानते हैं दूरी का या परिवर्तनों का होता है। कई बार संतान ऐसे में दूर रहती है, मतलब या तो संतान पढ़ने के लिए या काम के चलते बाहर चले जाए, जन्म स्थान मतलब ये जहाँ रहे वहाँ से दूर रहे और बाहर रहकर काम करे, तो इतना सुख जो सीधा सीधा प्राप्त होना चाहिए कई बार वो प्राप्त न हो। कई बार अन्य परिस्थिति आप समझ सकते हैं, उससे भी कई बार दूरी बढ़ती देखी गई है। क्योंकि आप देखिए जो संतान भाव का स्वामी चंद्रमा है उच्च राशि में है, लेकिन उस पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, शुक्र की दृष्टि है लेकिन शनि की भी दृष्टि है, जो कहीं ना कहीं उसे कमजोर करेंगी। और विशेषकर चंद्रमा अकेले होकर केमद्रुम दोष का निर्माण करेंगे। और आप जानते हैं कि जिस भाव का स्वामी चंद्रमा हो उसका अगर वैसी अवस्था में चंद्रमा केमद्रुम दोष बना लेता है तो उस भाव के जो प्रभाव है वो कई बार कमजोर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर चंद्रमा पंचम का स्वामी होकर बैठा है और केमद्रुम दोष से ग्रसित है, तो पंचम यानी शिक्षा, कई बार शिक्षा आदि अच्छी ग्रहण करी लेकिन वो इतनी काम ना आ पाई, या करियर किसी और फील्ड से जुड़ा हो गया, या पंचम भाव संतान का है तो संतान से दूरी आदि है तो उनका सुख साथ में रहने का जो मिलना चाहिए उसमें कमी रही, ये सब बातें बढ़ जाती है। अब एक बात जानते हैं, लग्नेश जहाँ बैठता है व्यक्ति उन बातों को अधिक सोचता है। पंचम में है तो संतान की चिंता इनको आजीवन बनी रहेंगी, ये प्रभाव तो यहाँ पर अधिक आ रहा है। हाँ, संतान के लिए करेंगे भी ज़्यादा, उसमें भी कोई कमी नहीं है, सुख मिलेगा लेकिन दूरी वाला, ये बात देखने को मिल सकती है। यहाँ मैं कहूँ तो देखिए शुक्र का कुंडली के नवम भाव में होना, ये मैं भाग्य आदि के दृष्टिकोण से अच्छा भी कहूँ, लेकिन ये देखने को मिला कि वैवाहिक सुख के हिसाब से ये शुक्र अच्छा नहीं प्रभाव देता। इसका प्रभाव दाम्पत्य जीवन में तालमेल में कमजोरी, झगड़े विवाद को बढ़ाने वाला। और एक और बात मैंने बताई थी, नवम में शुक्र हो तो कई बार जिससे विवाह हो उसके घर में जो स्त्री वर्ग हो, यानी लड़के की माता, लड़के की बहन, इन सबसे तालमेल अच्छा नहीं रहता है। यहाँ तो आप देख पाएंगे कि शुक्र और चंद्रमा एक दूसरे को देख भी रहे हैं, तो ये तो अवस्था यहाँ पर पूरी तरह से वो योग निर्मित कर रही है कि दोनों के मतलब जहाँ लड़की का विवाह हो वहाँ पर जा करके वैवाहिक सुख में तो कमी ये शुक्र देगा, लेकिन वहाँ की जो स्त्री वर्ग रहे, महिला वर्ग रहे, उनसे भी तालमेल सदैव खराब रहेंगे। और वैसे भी मैं बता रहा हूँ पारिवारिक सुख के हिसाब से कुंडली में इतना दम नहीं है। हाँ, भौतिक जीवन के हिसाब से, एक मैं कहूँ कि आर्थिक जीवन के हिसाब से सारी स्थिति बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बस यही है कि अन्य प्रभाव इसमें इतना अच्छा नहीं है। और एक बात ये भी है कि देखिए कुंडली के लाभ भाव का स्वामी छठे भाव में हो तो ये बात है कि व्यक्ति के जीवन में धन आदि की प्राप्ति करवा देता है, लेकिन व्यक्ति को रोगी बना करके रखता है। एक बात आप ये भी जानते हैं कि शनि राहु कुंडली में साथ में हो तो ये भी रोग प्रदान करने वाला योग बन जाता है, यानी रोगी जीवन देने की स्थिति निर्मित कर देता है। तो ये भी थोड़ा कमजोर तो रहेगा यहाँ पर। फिर एक बात ये है कि कुंडली को अगर देखा जाए तो देखिए दशम भाव से दूसरे भाव का संबंध है, गुरु पंचम भाव में बैठे हैं और दशम के स्वामी होकर पंचम में बैठे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी वाणी से जुड़ा काम आता है अपने करियर के लिए। ऐसे में कई बार टीचिंग से जुड़ा काम आता है। देखिए आप नवमांश में देखिए लग्न का स्वामी दशम में उच्च राशि में है और बैठा है गुरु के साथ में, और दूसरे भाव का स्वामी भी है ये, तो ऐसी अवस्था में यही आता है कई बार पढ़ाना, सिखाना, ज्ञान देना, उससे जुड़ा कार्य। यहाँ पर शुक्र भी नवम में है, तो ये भी मतलब वही योग हो गया कि किसी को पढ़ाना, सिखाना, उस तरह की चीज़ों में यहाँ पर लाभ नजर आता है। सरकारी क्षेत्र में नौकरी भी हो तो कोई संदेह यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन हाँ, पारिवारिक सुख में कमी है, वो कमी बनी रहेगी, उसको ठीक किया जा सकता है। मेनली मैं कहूँगा कि केवल अपने स्वभाव को तो नियंत्रित करना ही है, क्योंकि देखिए जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो ग्रह अवस्था है ये आप कितनी ही अच्छी इसको बोल लीजिए, लेकिन ये केवल भौतिक दृष्टिकोण से अच्छी मैं कहूँगा, पारिवारिक दृष्टिकोण से किसी भी लड़के कुंडली में हो या लड़की कुंडली में हो ये योग खराब है, क्योंकि ये स्वयं के स्वभाव में ही ऐसी स्थिति नहीं देता जिसके कारण अन्य से तालमेल अच्छा बैठ पाए। ठीक है, सच बोलने का स्वभाव होना चाहिए, लेकिन घर परिवार में अगर किसी का मन रखने के लिए झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ सच से ज़्यादा अच्छा मैं मानता हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पर
ये जो स्थिति है मंगल सूर्य की, ये थोड़ी सी कमज़ोर है और इसका परिणाम मतलब थोड़ा इतना अच्छा प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए कोशिश क्या करें, गुरु को बलवान करें, और गुरु के लिए चंद्रमा को बलवान करना भी आवश्यक है, क्योंकि जिस ग्रह की राशि में उच्च का होता है चंद्रमा, उसे मतलब गुरु, उसे बलवान करना जरूरी रहता है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा गुरु को बलवान करना चाहिए। पारिवारिक सुख बढ़ाना है तो गुरुवार के व्रत करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है जो राहु के साथ है। ऐसे में एक शॉर्ट वीडियो में मैंने अभी उपाय बताया है, वो कीजिएगा रविवार के दिन, जिसमें आपको जो अपने दूध में रात्रि या शाम के समय पर दूध में काले तिल, शक्कर, जौ, चावल ये सब मिला करके आपको रख देना है, ढककर रख देना है उसे, और अगले दिन उसे सोमवार के दिन पक्षी आदि को दे देना है। उससे ये शनि राहु का प्रभाव भी शांत होगा ना, ये भी आपको जो संघर्ष, पीड़ा, कष्ट देता है वो रहेगा, उससे उसमें मतलब कमी आएगी और परिणाम अच्छा मिलेगा। क्योंकि देखिए कुंडली में ऐसा नहीं कि ग्रह अवस्था यहाँ पर अच्छी बैठ गई तो चलो जीवन अच्छा हो गया। ये मंगल सूर्य बुध दशम में होकर के संघर्ष करवाएंगे, मेहनत बढ़ा देंगे जीवन में। छठे का स्वामी भी दशम में है क्योंकि, और गुरु का बता चुका हूँ कि ये स्थिति गुरु की इतनी अच्छी समझना नहीं चाहिए। बस ये समझना चाहिए कि ये आपकी सुरक्षा जरूर करेगा, लेकिन बस आवश्यकता है कि स्वयं से अन्य के लिए अच्छा करते रहे। अपेक्षा जितनी कम रखेंगे उतना अधिक अच्छा परिणाम जीवन काल में प्राप्त होगा। बाकी अभी गुरु की ही महादशा चल रही है तो ये भी एक अच्छा प्रभाव है। गुरु में शुक्र इतना अच्छा नहीं होता कई बारी, क्योंकि थोड़ा विरोधी है दोनों एक दूसरे के, और राशि भी इस तरह की है तो ये आपस में ही विरोधी दर्शा रहे हैं, तो इतना अच्छा प्रभाव कई बार नहीं होता। धार्मिकता आदि के दृष्टिकोण से तो फिर भी अच्छा है। आगे सूर्य में तरक्की, पदोन्नति आदि के योग बने हैं जो अच्छी बात है। आगे दशा ठीक है, फिर भी मतलब गुरु की महादशा में क्या होता है ना कि शुरुआती जो समय होता है वो तो ऐसे ग्रह चलते हैं जिसमें जो गुरु के मतलब मित्र नहीं है और लग्न के कारक नहीं है। जैसे गुरु में पहले गुरु के बाद फिर शनि, उसके बाद फिर शनि के बाद बुध, फिर केतु, फिर शुक्र, ये सभी ग्रह गुरु के मित्र नहीं है ये, तो इनमें प्रभाव भी इतना अच्छा नहीं मिल पाता। तो प्रभाव मतलब अभी जो सूर्य लगेंगे उसके बाद से कंटिन्यू अच्छा मिलेगा। हाँ, राहु खराब रहता है, ये पूरी दशा का सबसे वीक टाइम रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं गौ सेवा से जुड़े रहिएगा, सबसे अच्छा वह रहेगा। बाकी गुरुवार के व्रत तो करना ही है जिससे जीवन में अच्छा परिणाम मिल सके। बाकी मैं ये कहूँगा कि कुंडली में जो अवस्था है वो ठीक है, अच्छा परिणाम देने में सक्षम है। बस स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें, क्योंकि क्रोध स्वयं में नजर आता है। चांदी का एक कड़ा या चांदी की मोटी चेन गले में धारण करें। कई बार ये चंद्रमा दूसरे में होकर के, शुक्र की दृष्टि में होकर के आलस्य का स्वभाव भी देते हैं, और मीन लग्न में कल्पना अधिक होती है तो कल्पना करते रहना, कई बार आलस्य करना। ये ग्रह भले संघर्ष करवाए, मेहनती स्वभाव भी बनाए, लेकिन कई बार लापरवाही का स्वभाव भी आता है, उससे बचे जिससे जीवन में अच्छा परिणाम मिल सके। तो बस यही इस कुंडली का मूल एक प्रभाव नजर आता है। बाकी तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर आवश्यकता है गुरु को बलवान करने की। शनि राहु जो स्वास्थ्य को खराब करते हैं वो ठीक रहेगा, चंद्रमा पर दृष्टि होने से मानसिक अशांति है वो ठीक रहेंगी, और कहीं ना कहीं ग्रहों में बैलेंस आएगा। तो बस यही कुछ करें। बाकी आप प्रिय दर्शकों इनके विषय में क्या कहना चाहते हैं, आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें। अपनी वीडियो का, अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं वीडियो के द्वारा, तो आप अपनी जो डिटेल्स है यहीं पर वीडियो में कमेंट करें, किसी भी करते रहे मतलब, तो आपका चयन होने की संभावना बढ़ जाएंगी, और शीघ्र ही आपको आगे जब भी रविवार के दिन आपकी कुंडली का चयन होगा उस समय पर आपको सभी जानकारी दी जाएगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।